नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ प्रीति और प्रतिमा भी मौजूद हैं। राम जन्मभूमि में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले टीवी9 भारतवर्ष ने शुरू किया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है अयोध्या परिक्रमा। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर निकली हाईटेक बस आज बस्ती के राम रेखा मंदिर पहुंच गई है, जहां आज भी मौजूद हैं भगवान श्री राम के साक्ष्य। ये स्पेशल एडिशन आपको आगे दिखाएंगे, पर पहले इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड में जबरदस्त हलचल है। झारखंड में हेमंत सोरेन पर ईडी एक्शन को लेकर टेंशन के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। रांची में आज विधायक दल की बैठक हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंच रहे हैं तमाम विधायक। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायक भी पहुंचे हैं, यानी गठबंधन दलों के विधायक भी पहुंचे हैं। इस मीटिंग में बड़ी बैठक है और माना यह जा रहा है कि आज की बैठक में ही कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने समन किया है और ऐसे में हेमंत सोरेन का कोई बड़ा प्लान आज सामने आ सकता है। इस बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग चल रही है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक भी मौजूद हैं। माना यह जा रहा है कि आज की बैठक में कुछ बड़ा हो सकता है। रांची में जेएमएम विधायक दल की बैठक शुरू हो रही है और खबर जो सामने आ रही है वो ये कि आज की बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रांची में सियासी हलचल इस वक्त जोरों पर है और झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। हेमंत सोरेन को ईडी के समन को लेकर इस मीटिंग में चर्चा होगी, ये बताया गया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि आज की बैठक में कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है। तमाम विधायक पहुंच चुके हैं इस बैठक में, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक, और थोड़ी देर बाद बड़ा ऐलान मुमकिन है। एक के बाद एक कई समन भेजे गए हेमंत सोरेन को। अब तक कुल 7 समन भेजे जा चुके हैं और माना यह जा रहा है कि रांची में आज विधायक दल की जो बैठक है इसमें क्या हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला लेंगे? हेमंत सोरेन क्या अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? यह भी सवाल पूछा जा रहा है सियासी गलियारों में और इन तमाम सवालों के जवाब अब से थोड़ी देर बाद सामने आ सकते हैं। आज की विधायक दल की मीटिंग में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है और उसके बाद कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है। टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हेमंत सोरेन को एक के बाद एक कई समन भेजे गए। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है? सियासी हलचल जोरों पर है, विधायक दल की मीटिंग चल रही है, माना यह जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान आज मुमकिन है। देखिए, बिल्कुल, और मुख्यमंत्री आवास में ही हेमंत सोरेन भी हैं और वहाँ पर महागठबंधन के जो दल हैं, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो या फिर राजद के एक विधायक हो और माले के एक विधायक हैं, इनमें से ज़्यादातर विधायक और जो मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। बैठक भी शुरू हो चुकी है और कल से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं या फिर उसके 2 दिन और पहले से, जब से ये माना गया कि 7 समन के बाद भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं तो अगली कार्रवाई शायद हेमंत सोरेन की अब गिरफ्तारी हो सकती है। और ये डर खुद हेमंत सोरेन को सताने लगा, इसलिए उन्होंने विकल्प पर तैयारी शुरू कर दी और उसी तैयारी के लिए उन्होंने सरफराज अहमद को गांडेय सीट से इस्तीफा दिलाया गया ताकि वहाँ से उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन है वो चुनाव लड़ सकें। और पहले आज विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें उनको शायद विधायक दल का नेता चुन लिया जाए, हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दें। इस तरह के बयान ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बाबूलाल मरांडी हैं उन्होंने किया, बल्कि अभी जो सरजू राय हैं उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके ये कहा है कि सरफराज सबसे पहले ये खुलासा करें कि उनके इस्तीफे का राज क्या है। और ये पूरी तैयारियां जो हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि आज जब विधायक दल की बैठक होगी महागठबंधन की, उसमें हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा दें, विधायक दल का नेता उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को चुन लिया जाए और उसके बाद से सत्ता हस्तांतरण हो, अपनी पत्नी के पास पावर चला जाए, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन इसी बीच राज्यपाल
लगभग एक सप्ताह की छुट्टी पर वो साउथ चले गए। उसके बाद से हो सकता है कि ये जो फैसला है, ये जो उनकी पूरी तैयारी है, थोड़ा वो डिले हो जाए, थोड़ा वो विलंब उसमें हो जाए। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बैठक शुरू हुई है। क्या इस बैठक में, जैसा कि अंदरूनी यानी कि जेएमएम के विधायक और मंत्री भी ये मानकर चल रहे थे, और जिस तरीके से हेमंत सोरेन खुद अपने पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पास गए थे, उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वो पैर छूने की तस्वीर उन्होंने मीडिया को भेजी। जाहिर सी बात है कि उसका भी कुछ ना कुछ संकेत होता है। मुझे याद है जब हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे थे, उस दिन चुनाव का परिणाम आने के तुरंत बाद वो अपने आवास गए थे। दिशम गुरु का उन्होंने आशीर्वाद लिया था, उन्हें बुके प्रदान किया था, वहाँ साइकिल चलाई थी, अपनी बेटी के साथ वो खेले थे और वहाँ हमारी बातचीत कल्पना सोरेन से भी हुई थी। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि राजनीति में आने की उनकी इच्छा तो है, लेकिन जब सही समय आएगा तब वो राजनीति में आएंगी। आज एक बार फिर से हेमंत सोरेन दिशोम गुरु के पास, अपने पिता के पास गए, पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। ठीक है रुपेश, ऐसे में देखना ये बहुत अहम होगा कि आज विधायक दल की मीटिंग में क्या होता है और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद क्या ऐलान किया जाता है। क्या वाकई राज्य की कमान कल्पना सोरेन के हाथ में होगी? आने वाले वक्त में ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हेमंत सोरेन के पास क्या क्या विकल्प हैं, वो कौन सा विकल्प चुनते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। इधर बीजेपी का कहना है कि हेमंत सोरेन लालू यादव की तरह अपनी पत्नी को सीएम पद की शपथ दिला सकते हैं। वहीं हेमंत सोरेन सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर ने भी कुछ इसी तरह का इशारा दिया है। और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी कुछ समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। तो मुझे लगता है कि चूँकि उससे पूर्व भी आप चूँकि 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की, जो परिप्रेक्ष्य में जो आप लोग बात कह रहे हैं, तो सबसे बेहतर हमारे माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद नहीं बता पाएंगे। लेकिन राजनीतिक कयास बहुत ही लगाया जा रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब भी राजनीति, हम लोग राजनीति में रहते हैं, तो एक जो है ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हमको करके रखना पड़ेगा और उसी व्यवस्था के तहत ये हुआ है, मुझे लगता है। दिल्ली में भी हलचल तेज है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी लिखी है। TV9 के पास चिट्ठी की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। इस चिट्ठी में पूछा गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से कि मुझे किस हैसियत से बुलाया गया। मैं न गवाह न आरोपी हूं। मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही ईडी। समन जांच के लिए या इमेज खराब करने के लिए ये तमाम बातें इस चिट्ठी में लिखी गई हैं। ये चिट्ठी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी को लिखी है। TV9 भारतवर्ष पर केजरीवाल की चिट्ठी की एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख सकते हैं। ईडी को लिखी इस चिट्ठी में केजरीवाल ने पूछा है कि उन्हें किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मैं ना गवाह हूं ना आरोपी हूं। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में आगे लिखा है कि ईडी उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही है। समन जांच के लिए या इमेज खराब करने के लिए भेजे जा रहे हैं। जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में शराब घोटाला बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज भी इस मामले पर सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। समन पर आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा कि ईडी का समन गैरकानूनी है। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के बयान में कहा गया कि केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेज दिया है। केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी का नोटिस लीगल नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल दागते हुए पूछा है कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को नोटिस क्यों भेजा गया। वहीं आम आदमी पार्टी की दलीलों पर बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल जरूरी सवालों से भाग रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी ईडी के एक्शन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए पूरी खबर। अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा है कि ईडी अगर कानूनी तौर पर नोटिस भेजती है, हम हर तरह से उसका सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर बार बार ईडी से नोटिस जारी करवाती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के नोटिस का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है। ईडी तीसरी बार हो गया, आज तक ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल स्वयं को सर्टिफिकेट दे के कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। संविधान की आपने शपथ ली है,
तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। और इधर ईडी के समन पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी अब केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है, तो बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के सवालों का जवाब दिया। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना ही इकलौता मकसद है। 1.5 साल हो गया इस इन्वेस्टिगेशन को। ईडी, सीबीआई, देश की सबसे बड़ी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, कोई सबूत नहीं मिला, चार्जशीट दायर हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मुख्यमंत्री जी को बुलाने का क्या मकसद हो सकता है? मुख्यमंत्री जी ने पूछा, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं गवाह हूँ, अभियुक्त हूँ। ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया इससे। और जिस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि उन्हें देश की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था पर भी भरोसा नहीं है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपने संविधान की शपथ ली है, आपको उसका पालन करना चाहिए। अब विषय ये उठता है कि एक मुख्यमंत्री एक भगोड़े की तरह, एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा है। अब उन्हें उस पद पर रहने का नैतिक अधिकार है या नहीं, ये भी अरविंद केजरीवाल सोचें। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन में जहां लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, वहीं नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाने पर भी चर्चा तेज हो गई है। माना यह जा रहा है कि संयोजक के तौर पर नीतीश के नाम पर जल्द ही मुहर लग सकती है। मुकुल वासनिक की अगुवाई वाली कांग्रेस की अलायंस कमेटी ने इंडिया गठबंधन के राज्यों को लेकर अपनी पार्टी इकाई का पक्ष जान लिया है। सूत्रों की माने तो 2024 के रोड मैप पर जल्द ही कांग्रेस की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की है, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। इस बैठक में तीनों नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की। अभी सब लोगों से बात हुई है, वो लोग डेट जो है सब लोग से बात करके वो तय करेंगे। बात होना है कि कुछ मीटिंग वगैरह किया जाए, और मीटिंग कब होगा, कैसे होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। साथ ही माना जा रहा है कि अगर सहयोगी पार्टियों को कोई ऐतराज नहीं होगा तो कांग्रेस की तरफ से जल्द ही संयोजक के तौर पर नीतीश के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से खड़गे कल अलायंस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों के प्रभारियों, विधायक दल के नेताओं और अध्यक्षों से बात करेंगे, जिसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का रोड मैप तैयार किया जाएगा। और कांग्रेस की अलायंस कमेटी की रिपोर्ट से कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। खबर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर कांग्रेस में दो फाड़ हो गया है। कई नेता आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ हैं। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के सांसद गठबंधन के पक्ष में हैं। कांग्रेस सांसदों ने कहा, गठबंधन हुआ तो 2024 में ज्यादा सीटें मिलेंगी। बड़ी खबर, बंगाल में गठबंधन को लेकर अलायंस कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। सम्मानजनक सीट मिली तो टीएमसी से गठबंधन की बात की जा रही है। 7 से 9 सीट मिली तभी हो सकता है गठबंधन। लेफ्ट के साथ विकल्प खुला रखना चाहती है कांग्रेस, और गठबंधन पर अंतिम फैसला आलाकमान तय करेगा। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम की कुर्सी जाने पर शिवराज का दर्द छलक गया। शिवराज ने यहां तक कह दिया कि कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नया आशियाना है, जिसके ऊपर बोर्ड लगा है मामा का घर। प्रदेश में मामा के नाम से जाने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान अब यहीं रहेंगे और जनता का दुख दर्द सुनेंगे। एक कार्यक्रम के दौरान शिवराज ने खुद ये बात कही। बोलते बोलते सीएम की गद्दी जाने का दर्द भी सामने आ गया। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, और ये चिंता मत करना, मेरी जिंदगी आपके लिए है, जनता जनार्दन के लिए है, बेटा बेटियों के लिए है, मेरी बहनों के लिए है। इस धरती पर इसलिए आया हूं मैं, तुम्हारी जिंदगी से दुख दर्द दूर करने, आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। जिंदगी जितनी बेहतर बनेगी, बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन और रात उसके लिए काम करेंगे।
और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो गई हैं। अयोध्या से राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। टॉप एंगल से राम मंदिर की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें राम मंदिर भव्य नजर आ रहा है। भव्य रामलला मंदिर का हमारे ठीक पीछे में TV9 भारतवर्ष जो आपको तस्वीर दिखा रहा है, ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उस भव्य रामलला की मंदिर की है, जिसको परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। अगर इस मंदिर की लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर 380 फीट की है, चौड़ाई की बात करें तो 250 फीट की है और ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट की है। 3 मंजिला इस मंदिर में प्रत्येक दरवाजे की जो है वहाँ पे अलग अलग दरवाजे होंगे और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई जो है 20 फीट की होगी और तकरीबन 392 खंभे होंगे और 44 दरवाजे होंगे। दरवाजों के बारे में बताया जा रहा है कि इनके दरवाजों में रत्न जड़ित भी होंगे। अगर मंदिर के भूतल और गर्भगृह में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप को जो है रखा जाएगा, इसके लिए मैसूर के योगीराज अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन किया गया है। अलग यहाँ पे मंडप भी बनाए गए हैं, जिसमें 5 मंडप होंगे। नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, गूढ़ मंडप है, प्रार्थना मंडप है, कीर्तन मंडप है। TV9 भारतवर्ष आपको टॉप एंगल शॉट्स जो है वो दिखा रहा है और किस तरीके से रामलला की भव्य मूर्ति, भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, उसकी ये तस्वीर है। और अयोध्या के राम मंदिर के लिए पुजारियों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू हो गया है। प्रतिदिन पूजा के लिए पुजारियों की ट्रेनिंग हो रही है। पुजारियों की 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग होगी और प्रतिदिन पूजा के लिए पुजारियों की टीम तैयार की जा रही है। अयोध्या में भव्य रामलला का जो मंदिर बन रहा है, उसमें आने वाले दिनों में अर्चकों की जरूरत होगी। फिलहाल तो 22 अर्चकों की ट्रेनिंग पद्धति चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ बटुक अर्चकों की भी फौज तैयार की जा रही है। इस वक्त हम जिस जगह मौजूद है वहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जितने भी बटुक अर्चक हैं, उनको वेद पाठ पढ़ाया जा रहा है और उनको सिखाया पढ़ाया जा रहा है। बेहद ही कठिन पद्धति से इनको गुजरना पड़ता है और उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेनिंग चलती है। किस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है बच्चों का? ये डेली चलता है। वैदिक बालक लोग हैं हमारे, ये अभी हम ऋग्वेद का स्वर आपको पढ़ा रहे हैं, ऋग्वेद से पढ़ रहे हैं। और इनकी दिनचर्या वगैरह क्या है? दिनचर्या अभी तिवारी जी ने हमारे बता दिया है, सारी दिनचर्या वही है। हमारे साथ तिवारी जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सर किस तरीके से इन लोगों का सुबह से दिनचर्या वगैरह? जो ब्राह्मणों का जो दैविक कर्म है वह पद्धति इस प्रकार से है कि प्रातः जागरण से लेकर के शयन तक के बीच में जो समय है बहुत ही संवेदनशील होता है और शक्तिशाली होता है। सशक्ति बनाने के लिए नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज राम फिर लौटेगा ये स्पेशल एडिशन अपने हाईटेक बस के साथ हम लेकर पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के अवध में, अवध के बस्ती जिले के राम रेखा में। और राम रेखा वो जगह है जिसका बहुत ज्यादा महत्व है और हम 84 कोसी परिक्रमा के रूट पर हैं। आपको बताएंगे कि 275 किलोमीटर के इस पूरे 84 कोसी परिक्रमा के रूट पर राम रेखा कहां मौजूद है, इसका महत्व क्या है और आज की तारीख में जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है तो राम रेखा में रहने वाले राम भक्तों में जोश और उत्साह कितना है। और मेरे साथ राम रेखा की एक बहुत बड़ी जनता, राम भक्तों की बहुत बड़ी आबादी इस वक्त मेरे साथ कैमरे पर मौजूद रहेगी, जिनसे हम करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले राम रेखा से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग में जगह जगह मर्यादा पुरुषोत्तम के साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसा ही एक पवित्र स्थान है अवध के बस्ती में मौजूद राम रेखा मंदिर। मान्यता है यहां आज भी वो राम रेखा नदी है जिसका नाता साक्षात रघुनंदन से जुड़ता है। आज TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस इसी ऐतिहासिक स्थल पर पहुंची है। जिसके बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में जनकपुर से अयोध्या लौटने के दौरान माता सीता ने जल ग्रहण करने की इच्छा जताई, जिसके बाद श्री राम ने बाण से रेखा खींची और देखते ही देखते नदी की उत्पत्ति हो गई। बाद में इसी नदी का नाम राम रेखा पड़ा।
तो राम रेखा 84 कोसी परिक्रमा का वो जगह है, ये प्रथम पड़ाव माना जाता है और ये वो स्थान है जहां पर भगवान श्री राम का परिवार रात्रि निवास किया था। यहीं पर माता सीता को प्यास लगी थी और यही धरती पर तीर मारकर भगवान श्री राम ने गंगा जल निकाला था और इसी वजह से ये पूरा मंदिर यहाँ पर प्रचलित रहता है। और पूरी राम रेखा की एक बड़ी आबादी हमारे साथ मौजूद है जिनसे करेंगे बातचीत की शुरुआत। और देखिए ये लोग यहाँ पर मौजूद है और अब जब 22 तारीख को, ये देखिए उत्साह है, ठीक है। अब 22 तारीख को जब भगवान श्री राम का मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हो चुका था, अब उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने का तारीख जो है वो नियत हो चुकी है। तो राम रेखा के लोग, राम भक्त क्या सोचते हैं, अब तो तारीख भी बता दिया गया। क्या लग रहा है, राम भक्तों को उत्साह कितना ज्यादा है ये बताइए। राममय हो गया है सारा जो है भारतवर्ष, और हम लोगों को यही संदेश दिया गया है कि आप लोग मंदिर और अपने स्थान पे आवास पे रह करके जो है भगवान का पूजा अर्चन कीजिए। शाम को जो है दीपावली जैसा पूरा माहौल पैदा कीजिए। मनेगी तो दीपावली मनेगी कि नहीं मनेगी? कैसे मना रहे हैं आप लोग दीपावली, ये बताइए। कैसे दीपावली मनेगी? दीप जलाएंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे, मिठाई का इंतजाम हो रखा है कि नहीं हो रखा? हो रखा है, सब हो रखा है। क्या इंतजाम है बताइए। मिठाई का है, दीपावली जैसा मनाएंगे। राम जी आए थे 14 साल का वनवास काट के, तो फिर से राम आ रहे हैं अपने घर 500 सालों के बाद, तो दीपावली जैसा होगा। जय श्री राम। तो बाबा आप तो महंत हैं यहाँ के, और राम रेखा पहला पड़ाव है 84 कोसी का, और 275 किलोमीटर के इस रूट में इसकी बड़ी कहानियां मैंने सुनी है। मैंने तो सुना है कि भगवान श्री राम ने अपने परिवार के साथ रात भी यहाँ बिताई थी। माता सीता को प्यास लगी तो धरती में तीर मारकर जल भी निकाला था। कितनी मान्यता है और कितना उत्साह। इस 84 कोस का परिक्रमा में पहला पड़ाव पड़ता है। यहाँ जब उनकी पूरी बारात के साथ जब आए थे तो रात को यहाँ रुके थे। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। माता जी ने कहीं यहाँ पानी चाहिए, राम कहे यहाँ पानी नहीं है। कहीं जहाँ राम तहाँ पानी की कमी असंभव है। उन्होंने अपने बाल निकाला, तुरंत तीर निकाला, तुरंत पानी निकले आए। पूरी बाराती उनकी पानी धानी नहाना धोना कुल काम किया, तब आगे बढ़े। आप लोग का जोश और उत्साह देखकर तो किसी का भी उत्साह बढ़ जाए, मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है। लेकिन ये बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस उत्साह से दिक्कत है। कुछ राजनीतिक दल भी है, वो ये कह रहे हैं कि ये तो नहीं होना चाहिए था। हो भी क्या तो सरकार ने क्या किया? आप लोग को क्या लगता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो गया या सरकार की इच्छा शक्ति थी इसीलिए भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है? सरकार की इच्छा थी इसीलिए राम मंदिर बन रहा है। आप राम जी के वापस आने से हम लोग, हमारे लोगों में बहुत बड़ा खुशी का लहर है। पूरे देश में इस खुशी का लहर चल रहा है। उन लोग को यही सोचना चाहिए कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं और उनके आगमन में हम लोग खड़े होकर एक होके आगे बढ़ना चाहिए और प्रभु के श्री राम के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। नतमस्तक होना चाहिए। कई जनी कहा था कि ये बहुत गलत काम होता। हमारे लिए गलत नहीं है, बहुत खुशी काम है। बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है। गाँव में तो कुछ सुनाया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है, शादी होती है, वापसी होती है, तो कौन सोहर वोहर तैयार बा? नहीं बू जब राम जी आते हैं, जब राम जी आते हैं, सारी खुशियाँ लाते हैं। जब राम जी आते हैं, सारी खुशियाँ लाते हैं। ले ले के चढ़र धूली, ले ले के चढ़र धूली, गुरुमुख मुस्काते हैं। ले ले के चढ़र धूली, गुरुमुख मुस्काते हैं। जब 14 बरस पे लौटते हैं, सब दिया पे जलते हैं। जब 14 बरस पे लौटे हैं, सब दिया पे जलते हैं। लोगों ने खुशियाँ पाई, लोगों ने खुशियाँ पाई, सब सत्वाए हैं। जब राम जी आते हैं, सारी खुशियाँ लाते। जब राम जी आते हैं, सारी खुशियाँ लाते हैं। यही वो भावनाएं हैं, यही वो उद्गार है जो दिल से निकलता है। लोग ये कह रहे हैं कि इतने बड़े परिसर में राम मंदिर बनाने क्या जरूरत थी? बना दिए होते अस्पताल, बना दिए होते स्कूल, बना दिए हुई यूनिवर्सिटी, उससे भला होता। राम मंदिर से क्या होगा? वो हमारी आस्था है, आस्था से हम लोग जुड़े हैं, इस नाते हमारे लिए उतना बड़ा अच्छा है। विकास होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल यूनिवर्सिटी से विकास होता है। दक्षिण के तमाम राज्यों में आप देखिए, जहां पे
तिरुमाला मंदिर है या उन तमाम जगहों का जो विकास हुआ है वो मंदिरों से हुआ है। आपको लगता है कि अयोध्या आज की तारीख में वो नहीं रही जो कभी रहा करती थी? अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है, अयोध्या का विकास संभव है। हाँ, विकास संभव है। योगी मोदी रहेंगे, विकास हमेशा होता रहेगा। हो गया, विकास हो गया है। अभी मैं कल गया था, काफी विकास हमको लगा। क्या क्या हुआ, कुछ दिखाई दे रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा काम हो रहा है, योगी मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गलत हुआ? हाँ, अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। बताइए, काम वाम हो रहा है अयोध्या में? कुछ बदल रहा है कि सब टेलीविजन पे पैसा दे के अखबार वालों को, ऐसा मैंने सुना है कि टेलीविजन अखबार वालों में ऐड दे के कुछ और दिखा रहे हैं और धरातल पर कुछ और है। अयोध्या में कुछ बदला? अब तो 15 किलोमीटर हुआ है, विश्व की सुंदरतम नगरी बनने जा रही है। इससे बड़ा सौभाग्यशाली इस देश का कौन हो सकता है? ये आज इस देश के सबसे बड़ा सौभाग्य है कि अयोध्या विश्व स्तर पर स्थापित हो रही है और रामचंद्र जी वापस आ रहे हैं 550 वर्षों बाद। इससे बड़ा स्वागत करने का कोई समय नहीं होगा। आज हम लोग धन्य हैं कि हम लोगों के समय में राम की वापसी हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण। इन्होंने कहा कि हम लोग धन्य हैं कि हमारे समय में भगवान राम को हम वापस आता देख रहे हैं। लेकिन क्या कभी कल्पना की थी आप लोगों ने? कई पुश्ते निकल गई, दादा निकल गए, बाबा निकल गए, बाबा के बाबा निकल गए, बाबा के बाबा के बाबा निकल गए। कभी सोचा था ऐसा दिव्य मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, राम जी का ऐसा स्वागत होगा और ऐसे अयोध्या का कायाकल्प होगा? जी, जब 1992 में जब बाबरी मस्जिद का हमारे राम भक्तों ने विध्वंस कर दिया, तभी हमको यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि एक दिन वहाँ पे भव्य राम मंदिर बनेगा। लेकिन कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा? कभी ये सोचा था, कभी ये कल्पना की थी? हम हिंदू जनमानस बनाएंगे। भगवान चूंकि हमारे आराध्य हैं, उनके लिए हमको अपने प्राण देने पड़ते तो देते, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया लोग ये कह रहे थे कि कभी सोचा नहीं था, ये कल्पना से परे था। ऐसा लगा था कि कभी अपनी आंखों से ऐसा दिव्य मंदिर बनते, अयोध्या को संवरते, अयोध्या को बनते देखेंगे? ऐसा नहीं लगा था, लेकिन अब पूर्ण रूप से लग रहा है कि योगी और मोदी के कारण लग रहा है, इसलिए राम मंदिर बन रहा है, नहीं तो नहीं बनता। ये क्या कुछ लाए क्या आप? क्या है भैया? अयोध्या से निमंत्रण आया है महाराज। ओह, क्या बात है। तो जरा दिखा दीजिए, इससे सुंदर, इससे सुखद क्या हो सकता है? जरा दिखाइए। और क्या है ये? अपने शब्दों से बताइए। महाराज जी को यहाँ के राम रेखा मंदिर के महाराज जी को यह अवसर अयोध्या से प्राप्त हुआ है। उनको 22 जनवरी को आमंत्रित करने के लिए मैं आया हूँ, नागेंद्र। और देखिए, मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ जो इस इनविटेशन कार्ड को मुझे अपने हाथ में लेने का मौका मिला। और आप इस पर देख सकते हैं, अनादिक निमंत्रण, श्री राम अयोध्या सादर। और यहाँ पर इस मंदिर के महंत, जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं राम रेखा मंदिर का, वहाँ उनका इनविटेशन कार्ड आ गया है। तो बाकी लोग पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, ये बताइए। पहुँच रहे हैं, बिल्कुल तैयारी है, ये बताइए। बहुत बड़ी तैयारी है वहाँ। कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। बाबा, सुप्रीम कोर्ट तो पहले से भी थी, इससे पहले भी सरकारें थी, पहले क्यों नहीं हुआ? लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जो राजनीतिक दलों के सवाल हैं, आप अपने उम्र से क्या मानते हैं, आप अपने अनुभव से क्या मानते हैं, ये बताइए। अब वापस आ रहा हूं आपके पास, आप अपने अनुभव से क्या बताइए। क्या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संभव हो पाया या फिर सरकार की इच्छा शक्ति थी जिसके चलते ये राम मंदिर आज की तारीख में बन रहा है? सरकार की इच्छा से बन रहा है। सरकार जो है इस पर जोर दिया और कोर्ट ने फैसला किया, इसलिए राम मंदिर बन रहा है, नहीं तो असंभव था बनना ही। असंभव था। तो इसके लिए आप लोग श्रेय किसको देना चाहते हैं? क्या कोई मोदी को? योगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी। कितने लोग ये मानते हैं कि अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो शायद ऐसा मंदिर नहीं बनता? ऐसा कितने लोग मानते हैं? नहीं बनता, कभी नहीं, कभी। अच्छा, राज्य में अगर सपा की सरकार होती, राज्य में सपा की सरकार होती और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या मंदिर? नहीं, ऐसा संभव नहीं बनता। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि बीजेपी अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो शायद अयोध्या का कायाकल्प ऐसा जैसा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शायद नहीं होता। हाथ उठाकर बताइए जरा, हाथ उठाकर बताइए चारों तरफ, पूरा कैमरा घुमाइए जरा सुनील, चारों तरफ घुमाइए। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? आप बताइए बाबा, क्या कह रहे हैं? नहीं होता। हाँ,
यदि ये सरकार होते तो मंदिर कितना बन ही नहीं पाता। अच्छा, कितने साल से आप इसके महंत थे, जरा बताइए। 22 रामरेखा मंदिर के 22 साल। 22 साल से। 22 सालों में क्या हुआ और इन 10 सालों में क्या हुआ? ये 10 साल में जो काम कराया उतना कोई विधायक नहीं काम कराया। अवैसी साहब का बयान ही आया कि वो दुनिया जानती है कि वो जमीन किसकी थी, वहां पर मस्जिद किसने बनवाई, मस्जिद को कैसे तोड़ा गया और फिर आज मंदिर कैसे बन रहा है। अनादिकाल से चला आ रहा है, प्रभु राम का जन्मभूमि था, है और रहेगा। जी, भगवान श्री राम की धरती थी, है और रहेगा। लोग कह रहे हैं कि सनातन का जो परचम आज लहरा रहा है शायद इससे पहले नहीं लहराया था, ऐसा लोग दावा करते हैं। आप लोग मानते हैं कि सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान का बहुत बड़ा हाथ है। सनातन था, है और रहेगा। और मंदिर बहुत अच्छा है जो बना है और कोई उसको मिटा नहीं पाएगा। अब और 500 वर्ष पहले हिंदू की जमीन थी वो, अब ये बाबर आया उसको तोड़ करके मस्जिद बना दिया, तो कैसे उसका हो गया? अभी मथुरा और काशी दोनों लेंगे हम लोग। कौन सा नारा लगता था अयोध्या के बाद? अयोध्या, मथुरा, काशी बाकी है और बाकी पूरा किया जाएगा। काम पूरा किया जाएगा। हाँ, मोदी 24 के बाद। लेकिन ये बताइए, वो एक मंजर जब चारों तरफ कार सेवकों ने घेरा हुआ था, गोलियां चल रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, जब एक सरकार वो देखते हैं और एक आज की सरकार देखते हैं, क्या परिवर्तन पाते हैं? बहुत परिवर्तन है, पूरा परिवर्तन है। ये सरकार जो है ये हिंदूवादी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है और इस सरकार की उस सरकार की तो एक तुलना नहीं की, कोई तुलना नहीं की जा सकती है, कोई तुलना नहीं की जा सकती है। कुछ बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग, इतनी दूर से आए। जो कार सेवकों पर जिसने गोलियां चलवाई, क्या उनसे हम उम्मीद कर सकते थे कि इतना दिव्य और किसने गोली चलवाई थी, याद है कुछ? समाजवाद बताया गया है? मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी। कह रहे तो मोदी जी के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? अरे मोदी ना, मोदी जोगी, डबल इंजन की सरकार ना होती तो नहीं बनता। ये बात मानते हैं आप लोग? ये बात मानते हैं आप लोग? अच्छा, लेकिन जब भगवान श्री राम तो सबके हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं। और माना जाता है कि किसी भी धर्म में कोई चला जाए, भगवान श्री राम सबके हैं। लेकिन इस मौके पर जो इनविटेशन कार्ड लेकर सज्जन आए थे, तो ऐसा इनविटेशन कार्ड अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी इंतजार कर रहे हैं। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए, एक लाइन से उनको आमंत्रण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए। हाँ, नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना? अरे भाई, भगवान श्री राम सब, हम भगवान श्री राम सबके हैं कि नहीं? सबके तो है। तो फिर जब तमाम नेताओं को बुलाया जा रहा है, तो फिर वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं। अगर उनको जाना है तो प्रायश्चित करें, जनता से माफी मांगे। भाई, अगर उनको इतना मंदिर हिंदू धर्म से प्यार है तो वो कार सेवा करें ना मथुरा के लिए, कि हम मथुरा बनवाएंगे कि भगवान का मंदिर उठवाएं। करो, जय श्री राम। सही है। मथुरा का मुद्दा अखिलेश यादव और राहुल गांधी को उठाना चाहिए, ये कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और अब भी वो चाहे तो मथुरा के लिए मुद्दा उठाएं और कार सेवा करें। वहाँ माफ कर देंगे आप लोग? जब करेंगे तब माफ किया। सोचेंगे, अभी नहीं माफ कर सकते। सोचेंगे, माफ कर देंगे कि नहीं माफ कर देंगे, जरा बताइए। माफी मिलेगी नहीं मिलेगी राहुल गांधी और अखिलेश? अगर इस दिशा में वो सोचे, जिसको कभी असंभव सी बात है, क्योंकि वो वहाँ तुष्टिकरण की राजनीति है। तुष्टिकरण की राजनीति एक वर्ग का बात हो सकती है, जबकि सभी वर्गों को लेके ही कोई सरकार चल सकती है, काम किया जा सकता है। जो हमारी जो ट्रस्ट है उसने पक्ष विपक्ष सबको निमंत्रण दिया, ठीक। अब उनको जब राम बुलाएंगे, क्या राम उनके पास जाएंगे बुलाने उनको? लेकिन ये बताइए, ठीक है, लेकिन ये बताइए, आप लोग इतने नाराज क्यों भाई? अरे हो गया जो बात। देखिए, हिंदू धर्म तो वो है जो भूलने में, माफ करने में विश्वास रखता है। तो हद हो गया, हद हो। सरकार से भी हटा दिए महाराज। अब क्या बचा? अभी तक खून और गोली की निशान वहाँ थी। अभी तक खून और गोली की निशान। हाँ बाबा, अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम मोदी। हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव। अच्छा, बढ़िया हो रहा है। हाँ, बढ़िया। कौन कर रहा है काम? कौन कर रहा है? योगी मोदी कर रहे हैं, योगी मोदी कर रहे हैं। सुना, योगी मोदी कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के मंदिर पे आदेश पे बना, योगी मोदी बना रहे? वही नहीं बना, योगी मोदी बनाओ थे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी मोदी बनाओ? हाँ, योगी मोदी बनाओ थे। अच्छा, क्या कह रहे भैया? हाँ बताइए। जी, ये कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था, लेकिन प्रयास योगी और मोदी जी के द्वारा हुआ है, और उन्हीं के काल में हमारा जो सपना जो है साकार हो रहा है। तो आप लोग, लग रहा है कि बराबर का क्रेडिट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो था, लेकिन अगर सरकार ये नहीं होती तो ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर नहीं बनता। संभव ही नहीं था, यह संभव सा विषय था।
कल्याण सिंह आए, कुल कराए, बाकी उसके बाद कल्याण सिंह को ये फिर चुनाव हुआ, सपा जीत गई है। लेकिन आप लोग को लगता है कि ये डबल इंजन वाली सरकार है इसीलिए बन रहा है? जी, इसके लिए बन रहा है। लेकिन एक प्रश्न मेरा और बताइए, ज्यादा समय नहीं लूंगा भैया, आपस में बातचीत नहीं। ये बताइए, अगर फर्ज करिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार होती, उत्तर प्रदेश में सपा या बसपा होती, तो भी क्या मंदिर ऐसा दिव्य और भव्य बनता? दिव्य और भव्य बनता? हाथ उठाकर बताइए जरा, बनता क्या? बनता क्या? बनता? ना ना ना, ये सरकार अब आई की आदमी नहीं, सबको मौका नहीं बनता, नहीं बन पाता, नहीं बन पाता, नहीं बनती, अरे बन जाता, ऐसा नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इम्प्लीमेंटेशन तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, और सरकारें चाहती ही नहीं थी। कांग्रेस तो भगवान को काल्पनिक कर रही है। जब रामचंद्र जी को काल्पनिक कर रही है तो कैसे वो बनवाते हैं मंदिर? कह रहे थे कि अगर इस तरह का कोई फैसला आता है तो खून की नदियां बह जाएंगी। कौन कहा था? कांग्रेस की गवर्नमेंट कह रही थी, समाजवादी की गवर्नमेंट कह रही थी, अखिलेश यादव कह रहे थे। क्या हो गया, कुछ हुआ? इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, एक मच्छर भी नहीं मरा। इसके लिए एक संकल्प होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में एक मच्छर भी नहीं मरा। वो संकल्प किसने लिया था? वो संकल्प योगी और मोदी का संकल्प था। उन्होंने कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, आप फैसला करिए, जो भी फैसला आएगा एक मच्छर भी नहीं मरेगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या? अब बात करते हैं इस मंदिर के बनने से किसको राजनीतिक फायदा होगा और किसको नुकसान हो गया। क्या मंदिर का निर्माण राजनीतिक फायदे के लिए कराया जा रहा है? आप लोग कितने मानते हैं? बताइए, क्या मंदिर का निर्माण राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है? क्या चुनाव में फायदा लेने के लिए योगी जी और मोदी जी इस मंदिर का भव्य निर्माण करा रहे हैं? ऐसा है क्या? नहीं, हमारा सबके लिए फायदे के लिए बनवावत है। चुनाव में फायदा तो नहीं मिलेगा ना? नहीं, चुनाव में फायदा मिलेगा, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियों को भी चाहिए फायदा तो भी कहते हैं हम काशी में बनवाएंगे, हम भी मथुरा में बनवाएंगे, उनको भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहिए। हम साथ रहे हैं, हम उनके समर्थन में रहेंगे, आगे हैं, अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें इसको कि हम मथुरा में बनाएंगे, काशी में बनाएंगे। एक बात ये बताइए, इन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, उन्होंने मंदिर बनवाया, राजनीतिक फायदा ले रहे हैं, आपको भी फायदा चाहिए तो काशी और मथुरा में बनवा दीजिए, क्या गलत है? बताइए। बनवा दे, बिल्कुल बनवा दे। काशी मथुरा में बनवावे, उनको फायदा लेना है राजनीतिक तो। और योगी मोदी तो हिंदू के लिए बनवाए हैं, राम के लिए बनवाए हैं, फायदा के लिए थोड़ा बनवाए हैं। तो फायदा इसका मिलेगा? हाँ, उनका भी 2024 मिलेगा, 2024 हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। शुरू करें ना मथुरा के लिए, उनको फायदा मिलेगा, क्यों नहीं करे? कौन? दोबारा अखिलेश यादव कहते हैं कि किस भगवान हमारे सपने में आते हैं, तो यदवंशियों के वो पूज्य भी हैं, तो क्यों नहीं कार सेवा कर रहे हैं मथुरा के लिए? हम लोग भी उनके साथ चलेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे उनका। अगर में कार सेवा शुरू करे अखिलेश यादव तो ये जनता जाएगी वहां पर। अब बताइए क्या तैयार किया? सजनवा राम रेखा चलो, लागे चैतिया जोर तेरथ के नहनवा। सजनवा राम रेखा चलो, लागे चैतिया जोर तेरथ के नहनवा। सजनवा राम रेखा चलो। तो मेरे साथ राम रेखा की ये 84 कोसी परिक्रमा के मार्ग पर पहरे पड़ने वाले पड़ाव पर हम मौजूद थे, और राम रेखा की वो जनता है जो इस वक्त पूरी तरह से अपने आप को धन्य महसूस कर रही है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। 84 कोसी परिक्रमा पर हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा। आज राम रेखा में मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कल किसी और जगह, किसी और ठिकाने पर, किसी और पड़ाव पर रुकेंगे और राम भक्तों से आपको मिलवाएंगे। जय श्री राम।